कार्तिक और रोहित वह दोनों स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। कार्तिक, इतनी रात हो गई, पता भी नहीं चला। चलो अब आगे पैदल ही जाना पड़ेगा। वह दोनों पैदल ही जाने लगते हैं। तभी एक बैलगाड़ी उधर से आ रही थी। कार्तिक और रोहित दोनों रुक जाते हैं। बैलगाड़ी जब उन लोगों के पास पहुंच जाती है, तब रोहित बैलगाड़ी वाले से कहता है, अंकल जी, क्या आप हमें रूपकुंड गांव तक छोड़ देंगे? तुम लोग उस भूतिया गांव में क्यों जा रहे हो? मेरी बात मानो, जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से चले जाओ। नहीं अंकल जी, हम लोग घर नहीं जा सकते। हमें उस गांव के बारे में कुछ जानकारी लेनी थी, इसलिए हम लोग आए हैं। मैं आप दोनों को अपने गांव तक छोड़ दूंगा। वह दोनों बैलगाड़ी में बैठ जाते हैं। तभी कार्तिक कहता है, हमें लौट चलना चाहिए यार, ये गांव काफी डरावना लग रहा है। यार तू मत डर, मैं हूं ना। इसी प्रकार बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी उसका घर आ जाता है। अब तुम सब उतर जाओ, मैं अपने घर आ चुका हूं। वह दोनों उतर जाते हैं। अंकल जी, हम दोनों किस तरफ जाएं कि रूपकुंड गांव में पहुंच जाएं? ये वाला रास्ता पकड़ के दाई ओर मुड़ जाना, उसके बाद तुम उस गांव में पहुंच जाओगे। धन्यवाद अंकल जी। वह दोनों उस गांव की तरफ जाने लगते हैं। वह दोनों उस गांव में पहुंच जाते हैं। गांव में अंधेरा काफी घना था। गांव का रास्ता और मिट्टी का बिखरा हुआ घर जैसे मानो किसी घटना का संकेत दे रहे हो। कितना डरावना गांव है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हमें ये नौकरी नहीं करनी चाहिए थी यार। तू बहुत डरपोक है कार्तिक, बकवास मत करो। चलो आगे चलते हैं। कुछ दूर चलते हैं, तभी वह दोनों रुककर कुछ देखने लगते हैं। वह दोनों देखकर डर जाते हैं, क्योंकि आगे किसी बड़े जानवर का कंकाल था। वह दोनों उसी कंकाल को देख रहे थे, तभी उनके पीछे से कोई साया गुजरता है, जैसे कोई काला परछाई पीछे से गुजरा है। मजाक तो नहीं कर रहे हो रोहित? नहीं यार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। सच में यहाँ पर बुरी आत्माएं हैं, हमें थोड़ा और अंदर चलाना चाहिए। वह दोनों गांव के और अंदर जाने लगते हैं। तभी उन लोगों को एक पुराना बरगद का पेड़ दिखाई देता है। वह दोनों उसी बरगद के पेड़ के पास रुक जाते हैं। तभी एक बूढ़ी औरत इन लोगों की तरफ आती है। उसका चेहरा सफेद और आंखें लाल रंग की थी। क्यों आए हो मौत के दरवाजे पर? हमें इस गांव के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करनी थी। हर रात आत्माएं जागती हैं। यहाँ से भूले भटके लोग कभी वापस नहीं लौटते, और अगर लौट भी जाते हैं तो ये गांव वापस उन्हें यहाँ खींच कर ले आता है। हमें इन सब बातों से डर नहीं लगता। हम जानना चाहते कि आखिर इस गांव में हुआ क्या था। अगर जानना चाहते हो तो पुराने कुएं तक जाओ, लेकिन सावधान रहो, तुम्हारी परछाइयां भी तुम्हारा साथ छोड़ देगी। कार्तिक और रोहित दोनों उस पुराने कुएं के पास जाते हैं। कुछ दूर चलने पर वह दोनों कुएं के पास पहुंच जाते हैं। तभी एक आदमी उन लोगों के पास आता है। तुम लोग यहाँ से चलो, जल्दी मेरे पीछे आओ। पर क्यों अंकल जी? पहले मेरे पीछे आओ। अंकल, आपने हमें अपने घर क्यों लाए? अगर मैं तुम लोगों को वहां से लेकर नहीं आता तो तुम आज जिंदा नहीं रहते। वो बूढ़ी औरत कुएं के पास कहती है जाने को, और वहां पर बुला के लोगों को मार देती है। इसलिए तुम दोनों भी उसी कुएं के पास जा रहे थे। तभी मैंने आकर तुम दोनों को बचा लिया। आखिर ये गांव भूतिया गांव
कैसे बन गया? तभी उसकी पत्नी आती है। मैं बताती हूँ इस गांव में आखिर हुआ क्या था। सुनो तुम सब। गांव में एक बूढ़ी औरत और उसका पोता गोपाल रहा करता था। जब गोपाल छोटा था तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया था, इसलिए गोपाल अपनी दादी के साथ ही रहने लगा। एक दिन गोपाल सोया था, तभी उसकी दादी आती है। गोपाल, उठो, तुम कब तक सोते रहोगे? क्या दादी जी, आप मुझे चैन से सोने भी नहीं देती? गोपाल, आज कुछ नहीं है खाने को। आज हम लोग क्या खाएंगे? अब मैं कुछ काम भी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है। लगता है मेरा अंतिम समय आ चुका है। ऐसा मत कहिए दादी, मैं हूं ना। अब मैं कुछ काम करके राशन का सामान लाया करूंगा। ठीक है बेटे। गोपाल खाली पेट ही काम की तलाश में निकल जाता है। तभी उसको एक बड़ा सा घर दिखाई देता है। वो उस घर के पास जाता है। मालिक, क्या कोई काम मिल सकता है? नहीं नहीं, यहाँ पर कोई काम नहीं है, जाओ यहाँ से। गोपाल उदास होकर वहाँ से चला जाता है। तभी उसको एक अमीर आदमी मिलता है जो एक सूटकेस लिया था और उसको उठा नहीं पा रहा था। तभी गोपाल उसके पास जाता है। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? हाँ, आप मेरे इस सूटकेस को मेरे घर तक पहुंचा देंगे? हाँ, मैं पहुंचा दूंगा। गोपाल उस सूटकेस को उठाकर उसके घर की तरफ चल देता है। चलते चलते वो उसके घर पहुंच जाते हैं और गोपाल उस सूटकेस को वही उतार देता है। ये लो अपनी मेहनत का फल। अमीर आदमी उसको 100 रुपया देता है। वो गोपाल 100 रुपया लेकर अपने घर चला जाता है। दादी जी, मैं आपके लिए 100 रुपया लाया हूँ। आज हम भूखे नहीं सोएंगे। गोपाल, ये तो 2 दिन भी नहीं चल गए। अरे दादी जी, मैं कल फिर से कुछ कम करके पैसे ला दूंगा। चलो दादी, अब खाना बना दो, काफी तेज भूख लगी है। ठीक है, मैं अभी बना देती हूँ। अगली सुबह सरपंच अपने 2 आदमियों के साथ गोपाल के घर पहुंचता है। अरे ओ बुढ़िया, मेरे पैसे का क्या हुआ? सरपंच जी, मुझे कुछ दिनों की और मोहलत दे दो, मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। बहुत हो गया, रोज रोज का बहाना है। मेरे पैसे आज ही दो। सरपंच जी, मैं आपके पैसे दूंगा। कल आना और अपना पैसे लेकर जाना। चलो रे सब, कल आएंगे। अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो ये घर में ले लूंगा। ये कहकर सरपंच वहाँ से चला जाता है। मैं जा रहा हूँ काम खोजने, मैं शाम तक आ जाऊंगा। कहाँ से देगा तू? अब हम लोग कहाँ रहेंगे? तूने तो सत्यानाश कर दिया। चिंता मत करो दादी, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। ये कहकर गोपाल वहाँ से चला जाता है। चलते चलते उसको एक दुकान दिखाई देता है। गोपाल उसके पास जाता है। सेठ जी, कोई काम मिल जाएगा क्या? मैं सब काम कर सकता हूँ। मेरे पास कोई काम नहीं है, इस समय धंधा भी चौपट चल रहा है। ठीक है सेठ जी। गोपाल वहाँ से चला जाता है। गोपाल और लोगों के घर भी जाता है, लेकिन उसको कोई काम नहीं मिलता है। इसलिए थक हार कर अपने घर की तरफ जाने लगता है। दादी, मुझे माफ कर देना, आज मुझे कोई काम नहीं मिला। दादी, मत रो मेरे लाल, हम गरीब लोगों का कोई नहीं होता है। कल सरपंच हम लोगों का ये घर भी छीन लेगा। ये बात कहकर वो दोनों रोने लगते हैं। अगली सुबह सरपंच और उसके आदमी उसके घर आते हैं। दरवाजा खोल दो,
नहीं तो मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। वो दोनों अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोलते हैं। सरपंच बार बार आवाज लगता है, लेकिन गोपाल कुछ नहीं बोलता है। वो दोनों अपने घर के अंदर छिपे थे। सरपंच उस घर में आग लगा देता है। देखते देखते वो आग फैल जाती है। सरपंच आग लगा के वहां से भाग जाता है। गोपाल और उसकी दादी दोनों जलकर मर जाते हैं और उन दोनों का शरीर आत्मा बन जाता है। अगले दिन से ही गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। अचानक से लोग मरने लगे और गांव में जितनी भेड़ बकरियां थी वो भी मरने लगी और रात में अजीबोगरीब आवाज आती थी। इसी प्रकार धीरे धीरे वो गांव खाली हो गया। इसलिए हम लोग भी उस गांव में कभी नहीं जाते हैं। यह बात सुनकर कार्तिक और रोहित के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हम दोनों अब इस गांव में कभी नहीं आएंगे। हम दोनों सुबह ही ये गांव छोड़कर चले जाएंगे। तुम दोनों यह गांव छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि वह बूढ़ी औरत तुम दोनों को देख चुकी है। तुम कहीं भी चले जाओ, लेकिन तुम्हारी परछाइयां इसी गांव में भटकती रहेगी। अब क्या होगा अंकल जी? क्या वह बूढ़ी औरत हम दोनों को मार देगी? अब मुझे भी नहीं पता कि आगे क्या होगा, क्योंकि पहले भी कुछ लोग इस गांव में आए थे और वह भी मारे गए। तुम दोनों यही रहो और कहीं मत जाओ। अंकल जी, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ। तुम दोनों अभी नादान हो। ठीक है, जाओ। मैं तुम दोनों को बचाना चाहता था, लेकिन तुम मौत के मुंह में खुद जाना चाहते हो। नहीं जाओगे ना? ठीक है, मैं अकेला ही जा रहा हूँ। मैं नहीं जाऊंगा यार। मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। रोहित अकेले ही फिर से उसी गांव में जाता है। वह गांव में पहुंच जाता है। तभी एक घर दिखाई देता है जो थोड़ा मोड़ा चला था। रोहित उस घर के अंदर जाता है। इस घर में जरूर कुछ न कुछ मिल जाएगा। रोहित उस घर में जाता है। तभी उसको किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह उस आवाज के पीछे जाता है। तभी वह देखकर डर जाता है, क्योंकि उस घर में एक डरावनी चुड़ैल रो रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा सफेद था और कुछ कट के निशान थे। रोहित वहां से बाहर भागने लगता है। तभी उसके सामने वही बूढ़ी औरत आ जाती है और उसका गला पकड़ लेती है, जिससे रोहित का दम घुटने लगता है। बचाओ, कोई तो बचाओ, नहीं तो ये चुड़ैल मुझे मार देगी। देखते देखते वह मर जाता है। इधर कार्तिक को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वह अंकल से कहता है, अंकल जी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मेरा दोस्त कहीं कोई मुसीबत में न फंसा हो। रोहित तो बहुत जिद्दी है। मैंने बहुत रोका, लेकिन रुका नहीं। चलो कार्तिक देखते हैं। वह दोनों फिर से उसी गांव में रोहित को खोजने जाते हैं। चलते चलते वह दोनों एक घर के पास पहुंचते हैं। तभी उन दोनों को एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है, जो अपने हाथों में किसी की टांगे लिए हुए चबा रही थी। तभी बगल में रोहित की लाश भी पड़ी थी। कार्तिक देखकर डर जाता है। रामपाल और कार्तिक वहां से भागने लगते हैं, लेकिन उन लोगों के सामने एक डरावना शैतान आकर खड़ा हो जाता है।